Do you have any questions related to any difficulties that you face in treating in this weather? कैसे मरीज आते हैं आपके पास, कैसे आपको देखने को मिलता है, क्या दवाइयां आप कॉमनली यूज करते हो? टेल मी समथिंग अबाउट इट. सबसे पहले ये बताओ कहां से हो आप, कहां से प्रैक्टिस करते हो? प्लीज टाइप इन द कमेंट. Let me know from where you have joined. Dipali is from Nagpur. Hello Dipali. Beautiful city you have. Ritika is from Jaipur. Okay. Hello Arup from Mumbai. This is from Delhi. Okay. From Ahmedabad. Okay, there are some students from my college. Valerian, of course I do know you. Hello. Aishwarya is from Akola. Morbi, Gujarat से हिमांगी. So अब ये बताओ आप लोग मुझे हमने ये टॉपिक ऐसे ही रैंडमली रखा डिस्कशन का बिकॉज मेरी टीम ने कहा कि बारिशों का मौसम है एंड प्रॉब्ली वी शुड डिस्कस समथिंग जिससे सबको फायदा हो. तो क्या आपको चैलेंजेस फेस होते हैं अक्यूट ट्रीट करने में बारिश के मौसम में? क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग स्टूडेंट्स थे ना, यंग प्रैक्टिशनर्स थे, तो अक्सर ये होता था कि हमारे जो बारिश के जो प्रिस्क्रिप्शंस होते थे ना, वो रस्टॉक्स और डलकामारा तक लिमिटेड होते थे. क्योंकि इतना ही पता था कि रेनी वेदर में कुछ हो रहा है तो रस्टॉक्स दे दो, वेदर अगर कोल्ड एंड डैम्प है तो डलकामारा दे दो, वार्म एंड सल्ट्री है तो नेट्रम सल्ट दे दो. 3 दवाइयों पे खत्म हो जाता था हमारा मटेरिया मेडिका का ज्ञान. एंड इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू understand that there is lot more materia medica and there are too many medicines and some of the medicines that you can even think of. For example, आपको पता है हमारी रिपर्टरी में there is a rubric tendency to catch cold in rainy weather, and can you guess the medicine? Anybody who replies in 15 seconds gets a prize. Tendency to catch cold in rainy weather. No, Razi, it's not tuberculinum. You'll be surprised. No, it's not even Calcarea carp. The remedy that is listed in this rubric, one remedy, and that is calendula. सुना है कभी? नहीं सुना ना? कि calendula जिसे हम इंजरीज के लिए यूज करते हैं, वो एक दवाई ऐसी है जो कि देखिए दवाइयां ऐसा कुछ भी नहीं है. आप जो ट्यूबरकुलिनम, बेलाडोना, हेपारसल बता रहे हो सब बारिश के मौसम में काम आती हैं. आई एम जस्ट सेइंग कि इस पर्टिकुलर रूब्रिक में एक ही दवाई दी हुई है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो दवाइयां बता रहे हो वो काम नहीं आएंगी बारिश में, बट रूब्रिक ये नहीं है कि फॉर कोल्ड इन रेनी वेदर. रूब्रिक ये टेंडेंसी टू कैच कोल्ड इन रेनी वेदर, उसमें सिर्फ एक ही दवाई दी हुई है. और जब हम ट्रीट करते हैं ना रेनी वेदर में, रेनी वेदर क्या किसी भी वेदर में, सो देखो आप लोगों को ना मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी बहुत लोग पढ़ाते हैं, पर मैं टीचर हूं ऑर्गनन का. आप लोग मेरे से आज का ज्ञान में रिपर्टरी सुन रहे हो, मटेरिया मेडिका सुन रहे हो, लेकिन मेरा जो फोर्टे है, जो मेरा स्ट्रेंथ है, दैट इज ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन.
मेरे को आज 22 साल हो गए ऑर्गेनन पढ़ाते हुए जयपुर में, और जयपुर में नहीं, मैंने दुनिया भर में ऑर्गेनन पढ़ाई है, राइट फ्रॉम इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी ग्रीस से लेकर द अदर सॉन्ग एकेडमी मुंबई तक, और दुनिया के हर कंट्री में वेबिनार्स एंड सेमिनार्स दिए हैं, और ऑर्गेनन की ही किताबें भी लिखता हूँ। मेरी किताबें ऑर्गेनन की, एक तो ये रही, here is it, lectures on organon of medicine. This is also a book that is approved by Central Council of Homeopathy for both BHMS and MD. तो चूंकि मेरा फोर्टे ऑर्गेनन है, मैं आपको ऑर्गेनन से शुरू करूंगा। क्या होता है, हमारी नींव कमजोर हो ना, तो उसके ऊपर आप जो भी बिल्डिंग बनाओगे ना, उसमें मजबूती नहीं आएगी। तो अब हमारे को सबसे पहले देखना है कि हम अपनी नींव कैसे मजबूत कर सकते हैं, कि कोई भी एक्यूट है उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं ऑर्गेनन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। तो पहली चीज हमको ये देखनी है कि हैनेमन क्या कहते हैं अक्यूट्स के बारे में। तो हैनेमन ने जहां पे भी अक्यूट फीवर्स के ट्रीटमेंट की बात कही है ना, वो कही है अफोरिज्म नंबर 231 से लेकर 244 तक, जिसमें उन्होंने इंटरमिटेंट फीवर एंड ऑल्टरनेटिंग फीवर्स के बारे में कहा है। लेकिन इंटरमिटेंट फीवर्स जो हैं, दे डू नॉट ओनली मीन मलेरिया लाइक फीवर्स। इंटरमिटेंट फीवर्स में भी उन्होंने दो उसमें भाग में डिवाइड किया है। इंटरमिटेंट फीवर्स इन एरियाज वेयर दे आर एंडेमिक, दैट मीन्स जहां पर मलेरिया और डेंगू जैसा होता है, एंड इंटरमिटेंट फीवर्स इन एरियाज वेयर देयर आर नो एंडेमिक इंटरमिटेंट फीवर्स, दैट मीन्स हम वायरल की बात कर रहे हैं, फ्लू की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटरमिटेंसी का मतलब होता है कि डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं बुखार की। इंटरमिटेंट का मतलब ये नहीं होता कि मलेरिया है, इंटरमिटेंट का सिर्फ ये मतलब होता है कि डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं, फिक्स और कई बार फिक्स नहीं भी होता, शेड्यूल रैंडमली भी आती हैं। अब तो उसके लिए भी जो है इसी में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? स्पेसिफिकली जो हम सीजनल इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं, उसके आपको ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस मिलती है अफोरिज्म नंबर 235 एंड 236 में। तो अपन एक बार पढ़ें 235 में क्या लिखा हुआ है। देखो 235 में हैनेमन ने लिखा है, with regards to the intermittent fevers that prevail sporadically or epidemically, we often find every paroxysm likewise composed of two opposite alternating states, like cold, heat or heat, cold, and more frequently still of three, like cold, heat and sweat. Therefore, the remedy for these, chosen from among the group of proven remedies, usually not antisoric, must ideally be able to produce both or all three successive states in a healthy person in a similar way, or at least correspond as homeopathically as possible to the strongest and most characteristic of the successive states. However, the symptoms of the patient's condition during the interval when he is free from fever must be the chief guide to the most appropriate homeopathic remedy. क्या लिखा हैनेमन ने अफोरिज्म नंबर 235 में? हैनेमन ने ये लिखा कि आप जब भी किसी अक्यूट कंडीशन की दवा चूज कर रहे हो, तो आपकी दवा ऐसी होनी चाहिए जो कि बीमारी की जो अलग अलग स्टेजेस आ रही हैं, हीट है, कोल्ड है, स्वेट है, उन तीनों स्टेट्स को कवर करे। और अगर उन तीनों स्टेट्स को नहीं कवर कर पा रही कोई भी दवाई, तो ऐसी दवा चुनो जो कि जो सबसे डोमिनेंट स्टेट है उसको कवर करे। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो सिमिलिमम होगा ना, वो सिर्फ डोमिनेंट स्टेट को कवर नहीं करेगा, वो उन सिम्टम्स को स्पेसिफिकली कवर करना चाहिए जो कि फीवर की जो दो पैरोक्सिजम्स है उसके बीच में रहे। यानी जब फीवर यहां से चला जाए और अगला फीवर 6-8 घंटे बाद आ रहा है, तो बीच के दौर में जो सिम्टम्स रह जाते हैं, वो सिम्टम्स जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिस्क्राइब करने के लिए। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? प्रैक्टिकली ऐसे समझेंगे कि मान लो आपको मान लो बेलेडोना का कोई पेशेंट है, बेलेडोना कहना गलत है, मतलब कोई पेशेंट है जिसमें हीट स्टेज बहुत डोमिनेट कर रही है,
फिर वो चाहे बेलाडोना हो, चाहे ग्लोनाइन हो, चाहे नैट्रम म्यूरियाटिकम हो। तो आपकी दवा आइडियली तो हीट, कोल्ड और स्वेट स्टेज तीनों कवर करनी चाहिए। अगर तीनों है, 2 स्टेजेस हैं तो दोनों कवर करनी चाहिए। पर और अगर चिली है स्टेट, अगर चिल प्रीडोमिनेट कर रही है तो आप जो दवा चूज करो उसमें चिल प्रीडोमिनेट होनी चाहिए। यानी अगर आपकी पेशेंट है जिसमें चिल प्रीडोमिनेट कर रही है तो आपकी दवाई आर्सेनिक हो सकती है, चाइना हो सकती है, चिनिनम आर्स हो सकती है, यूपेटोरियम पर्फ हो सकती है, एरेनिया डाइडेमा हो सकती है। ऐसी कोई भी दवा जिसमें चिल प्रीडोमिनेट करे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेक श्योर कि आपकी जो भी आप दवा चूज कर रहे हो वो फीवर्स के बीच का 2 एपिसोड्स, 2 पैरोक्सिज्म्स के बीच में जो सिम्टम्स बच रहे हैं उनको जरूर कवर करें। जैसे मान लो एक बुखार का पैरोक्सिज्म आया, उसके बाद पेशेंट इज फीलिंग बेटर। बुखार आया, पसीना आया, आया, पसीने के बाद बुखार टूट गया, एंड आफ्टर दैट पेशेंट इज फीलिंग बेटर। सो ये फीवर खत्म होने के बाद स्टेट क्या है? बेटरमेंट की स्टेट है। तो आपको पता होना चाहिए फीवर खत्म होने के बाद पेशेंट बेटर फील कर रहा है तो रेमेडी शुड बी समथिंग लाइक नैट्रम म्यू। ठीक है। लेकिन वहीं अगर फीवर टूटने के बाद पेशेंट को बहुत डलनेस, बहुत ड्राउजीनेस, बहुत प्रोस्ट्रेशन आ रहा है तो रेमेडी कैन बी चाइना, इट कैन बी कार्बोवेज, इट कैन बी एरेनिया डाइडेमा, इवन यूपेटोरियम पर्फ। यस, यूपेटोरियम पर्फ हैज लॉट ऑफ weakness after the bout of fever is over। तो पेशेंट को का रिएक्शन बुखार टूटने के बाद कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज, सिर्फ वेदर को देख के कभी प्रिस्क्राइब मत करो। क्यों नहीं कहता मैं? क्योंकि आपको लगता है सिर्फ वेदर इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एकोनाइट पढ़ते हो तो एकोनाइट ड्राई कोल्ड वेदर में काम आती है। ठीक है ना। अब ड्राई कोल्ड वेदर क्या है? ड्राई कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स, कि नॉर्थ वेस्ट से कैसी विंड आ रही है? ड्राई एंड कोल्ड विंड आ रही है, इसलिए एलन में लिखा हुआ है ड्राई कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स। वो जमाने में, हैनेमन के जमाने में ड्राई कोल्ड विंड सिर्फ नॉर्थ से आ सकती थी यूरोप में, लेकिन आपके घर में और आपके ऑफिस में वो ड्राई कोल्ड विंड कहां से आती है आपको पता है? एसी में से। तो जरूरी नहीं है कि अभी वो ड्राई कोल्ड विंड का वेदर नहीं है तो आपका पेशेंट एकोनाइट का नहीं हो सकता। गर्मी में से आया, एसी के सामने बैठ गया, ड्राई कोल्ड विंड का एक्सपोजर है, बाहर मौसम कुछ भी हो, उसको एकोनाइट काम करेगी। ठंडे में बैठा है आपके ऑफिस में और सडनली गर्मी में बाहर चला गया, धूप में, बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री है, आपके एसी वाले चेंबर में टेम्परेचर 24 कर रखा है आपने, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। दवा जरूरी नहीं है कि आपको रस्टॉक्स दोगे, उसको रेनी वेदर है, नहीं, वहां पे ब्रायोनिया काम करेगी, वहां पल्सटिला काम करेगी। ठीक है ना। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नहीं, अपने को सिर्फ वेदर को पकड़ के नहीं चलना कि वेदर में कोई भी, इस वेदर में कोई भी आ रहा है तो अपन ने उसको रस्टॉक्स दे दी, डल्का मारा दे दी, नाट्रम सब दे दी। ये नहीं करना। सबसे पहले देखो कि एग्जैक्ट क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, वेदर कैसा है। बारिश का वेदर भी काफी नहीं होता, बारिश के वेदर में एग्जैक्टली कैसा वेदर है। जैसे बारिश से पहले जब बादल है और बारिश अभी हुई नहीं है और पेशेंट को वहीं से तकलीफ शुरू हो गई तो दवाई फास्फोरस काम कर सकती है, रोडोडेंड्रॉन काम कर सकती है, वहां को रस्टॉक्स तक जाने की जरूरत नहीं है। बारिश में भीग गया तो रस्टॉक्स काम करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम बेलाडोना और सीपिया भी काम करेगी। किसमें काम करेगी ये हमको समझना होता है। ठीक है। ऐसी बारिश में भीगने के बाद बेल्स पाल्सी हो गई, पैरालिसिस हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया, तो जो दवाई काम करेगी कॉस्टिकम काम करेगी। किसी पेशेंट को बारिश में भीगना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना कि हर बारिश में नहाना है बाहर जाके हमको। कभी सोचा है कि बारिश में बीमार पड़ना तो सबने सुना है, लेकिन अगर किसी को बारिश में भीग के अच्छा लग रहा है, उसको हर बारिश में बाहर जाके नहाना होता है, तो क्या दोगे दवाई? वो भी तो सिम्टम है। उसके लिए दवाई है ब्रासिका। ठीक है।
अब हम कोई भी दवाई एक सिम्टम पे नहीं प्रिस्क्राइब करते, एक सिम्टम पे नहीं प्रिस्क्राइब करते। सिम्टम्स हम आपको बता रहे हैं जस्ट मेमोराइज करने के लिए, एक इंडिकेशन देने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रिस्क्राइब ऑन द टोटलिटी। और अब कैसे हम इसको, दवाइयां जो है, बहुत सारी दवाइयां हैं, रस्टॉक्स है, डल्कामारा है, नाट्रम सल्फ है, आर्सेनिक एल्ब है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, थूजा है, मेडोराइनम है, अरेनिया है, भरी बढ़िया दवाइयां रेनी वेदर की, कम से कम कोई 100 दवाइयां आराम से आपको मिल जाएंगी। अब पर इन 100 को हम याद कैसे करेंगे, 100 में काम कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं, 2 तरीके हैं इसको याद करने के, ताकि आप कभी भूलो नहीं। पहली चीज तो जो ग्रोवगोल की हाइड्रोजनॉइड ग्रुप की रेमेडीज हैं वो सारी रेनी वेदर में काम आती है। ठीक है, ग्रोवगोल के हाइड्रोजनॉइड ग्रुप की रेमेडीज कौन सी हैं? जिनमें वेदर में वाटर वाला, जब बारिश हो रही है तो बारिश का मौसम, बारिश में भीगना, पानी में भीगना, बारिश के आसपास, पानी की बॉडी के आसपास रहने से या पानी वाले फल खाने से एग्रेवेशन होता है। तो ये सारी जो दवाइयां होती हैं जिनमें वाटर के पास जाने से, वाटर वाला फ्रूट खाने से, वाटर में भीगने से एग्रेवेशन हो रहा है, वो जो हाइड्रोजनॉइड ग्रुप की रेमेडीज हैं जिनमें थूजा है, सीपिया है, कार्बोवेज है, नाट्रम सल्फ है, सबसे ऊपर नाट्रम सल्फ दी हुई है ग्रोवगोल ने, आर्सेनिक एल्ब है, वेरेट्रम एल्ब है, एंटीमोनियम है, अमोनियम कार्ब है, ये सारी जो ग्रोवगोल का ग्रुप था हाइड्रोजनॉइड का, ये सब रेनी वेदर में एग्रेवेशन शो करेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या समझने का है इसको, कि हम इसको 4 तरीके से बांट लेते हैं। क्या तरीके से बांट लेते हैं? हम इसको मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड नोजोड्स, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब मिनरल किंगडम में कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कि पूरा ग्रुप जो है रेनी वेदर में एग्रेवेट करता है? इसमें सबसे पहले नाट्रम ग्रुप एग्रेवेट करता है, स्पेशली नाट्रम ग्रुप में नाट्रम सल्फ और नाट्रम कार्ब। नाट्रम सल्फ हॉट एंड ह्यूमिड में एग्रेवेट करता है, नाट्रम कार्ब जो है जहां पे वेदर में स्टॉर्मी वेदर है, थंडर है, वेदर में तूफान है, वहां एग्रेवेशन ज्यादा है। नाट्रम ग्रुप के बाद सारा का सारा कैलकेरिया ग्रुप कम्स इन हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन और कैलकेरिया कार्ब एग्रेवेट करता है रेनी वेदर में। कैलकेरिया कार्ब भी एग्रेवेट करता है, कैलकेरिया फॉस भी एग्रेवेट करता है, कैलकेरिया म्यूर भी एग्रेवेट करता है। ठीक है, सो कैलकेरिया ग्रुप एग्रेवेट्स। फिर अमोनियम ग्रुप ऑल्सो एग्रेवेट्स, एंटीमोनियम ग्रुप ऑल्सो एग्रेवेट्स। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जैसे आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, सिलिका है, और सारे हैलोजेंस हैं। ये सारे जो हैं ये रेनी वेदर में एग्रेवेशन शो करते हैं। तो आपको बड़ा सिंपल सा तरीका याद है करना है कि मिनरल ग्रुप में हमारे पास 3-4 तो ग्रुप्स हैं मेडिसिन के, हैलोजेंस हैं, उसके अलावा आपका कैलकेरिया ग्रुप है, नाट्रम ग्रुप है, अमोनियम ग्रुप है, एंटीमोनी ग्रुप है। ये सारा का सारा जो ग्रुप है ये रेनी वेदर में एग्रेवेट करेगा। अब हम प्लांट की दवाइयां देखें प्लांट से, तो सबसे पहले थूजा सबसे ऊपर आती है। थूजा के बाद आप देखोगे प्लांट में तो आपको दवाइयां मिलेंगी, एपिकॉक मिलेगी आपको, प्लांट ग्रुप में आपको दवाइयां और भी, आई मेड सम नोट्स फॉर यू, डल्कामारा, रस्टॉक्स, रोडोडेंड्रॉन, सैंग्विनेरिया, पल्सेटिला, वेरेट्रम एल्बम, लाइकोपोडियम, सब में रस्टॉक्स, डल्कामारा जिन्हें आप चीफ दवाइयां मानते हो, रस्टॉक्स, डल्कामारा, वेरेट्रम, थूजा, सारी की सारी दवाइयां, इवन पल्सेटिला, लाइकोपोडियम, ये प्लांट ग्रुप की ये दवाइयां हैं 8-10 जिनमें सबसे मार्क्ड एग्रेवेशन है। उसके बाद हम एनिमल ग्रुप में जाते हैं तो एनिमल ग्रुप में रिलेटिवली कम हो जाती हैं दवाइयां। हमको दवाइयां मिलती हैं, सीपिया सबसे ऊपर है, एरेनिया डायडेमा विच इज अ स्पाइडर, एंड इलाप्स के अलावा ज्यादातर स्नेक्स भी जो होते हैं, स्नेक ग्रुप जितना भी है वो रेनी वेदर में एग्रेवेशन शो करता है। तो स्नेक्स, एरेनिया डायडेमा एंड स्पाइडर्स एंड सीपिया, ये जो है मेन जो दवाइयां हैं एनिमल ग्रुप की जो रेनी वेदर में एग्रेवेट करेंगी। इसके अलावा 3 नोजोड्स हैं जो रेनी वेदर में एग्रेवेट करते हैं, ट्यूबरकुलाइनम, बैसिलिनम एंड मेडोराइनम। तीनों जो है रेनी वेदर में एग्रेवेट करते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कौन कौन सी दवाइयां हैं हमारे पास रेनी वेदर की।
सो आप देखोगे हमारे पास सिर्फ रस्टॉक्स, डल्कामारा, नैट्रम सल्फ नहीं है, कम से कम आराम से 50 दवाइयां तो हैं जिनमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है अगर आप डिलिजेंटली केस ले रहे हो तो। ठीक है, इसके बाद हम इसको और कई तरीके से समझ सकते हैं। अब हमको दवाइयों को डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं कि आपके सामने पैथोलॉजी क्या आती है। पैथोलॉजी आती है कि एक पेशेंट आ रहा है जिसको बुखार है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, यानी मलेरिया और डेंगू जैसा फीवर मलेरिया यहाँ बारिशों में बहुत कॉमन होता है। दूसरा सीजनल वायरल इन्फेक्शंस, डेंगू भी वायरल है लेकिन इन जनरल उसके अलावा सीजनल फ्लू जिसको हम कहते हैं वो बहुत कॉमन होता है। उसके अलावा खांसी बहुत कॉमन होती है। उसके अलावा जॉइंट पेन्स बहुत कॉमन होते हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम्स कई बार बढ़ जाती हैं बारिश में। और देन वी हैव डायरिया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत कॉमन होता है रेनी वेदर में। एस्थमा बढ़ जाता है रेनी वेदर में। तो अब हम क्या है इसी में समझेंगे कि हमको इनमें कैसे डिफरेंशिएट करना है। कि अगर मेरे पास छोटे से शुरू करता हूं, एक बहुत कॉमन कंप्लेंट आपको दिखेगी पेशेंट्स में, कई सारे क्रॉनिक पेशेंट्स आपको बोलेंगे कि बारिश के मौसम में ना पेशाब बार बार आता है, देखो सुसु बार बार आता है बारिश के मौसम में। ठंडा, जरा सा ठंड हुआ मौसम में, बारिश हुई और मेरे को यूरिन बार बार पास करना पड़ता है। तो इसके लिए जो सबसे दो कॉमन दवाइयां हैं वो है मेडोराइनम एंड कैलकेरिया कार्ब। स्पेशली कैलकेरिया कार्ब बहुत कॉमनली इंडिकेटेड होती है ऐसे पेशेंट्स में। अगेन आई एम सेइंग कि कभी सिर्फ एक सिम्टम पे प्रिस्क्राइब नहीं करना। अगर आप कैलकेरिया कार्ब दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप कैलकेरिया कार्ब के बाकी सिम्टम्स कवर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एस्थमा देखोगे, एस्थमा बारिश के मौसम में बढ़ रहा है तो आपके पास आर्सेनिक कैल्प भी है, थूजा भी है, नैट्रम सल्फ भी है, मेडोराइनम भी है, बेसिलाइनम भी है। ये सारी क्रॉनिक जहां पे एग्रेवेशन हो रहा है इन सारी दवाओं में है। डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल नहीं होता, दोनों में बहुत, इन सारी दवाइयों में बहुत सारे सिम्टम्स अलग हैं। नैट्रम सल्फ में और थूजा में और मेडोराइनम के मेंटल स्टेट जो हैं बिल्कुल अलग हैं। सो जहां नैट्रम सल्फ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, आपको मालूम ही होगा नैट्रम सल्फ, अगर आप सुसाइडल डिस्पोजिशन और को जब हम डिफरेंशिएट करते थे एज ए स्टूडेंट, तो जो दो दवाइयां सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन में आती थी वो थी ऑरममेट और नैट्रम सल्फ। सो नैट्रम सल्फ इज सो डिप्रेस्ड, लेकिन दोनों में फर्क है कि नैट्रम सल्फ आराम से सुसाइड करता नहीं है। सो नैट्रम सल्फ का जो पेशेंट है दैट इज मेंटली वेरी डिप्रेस्ड। तो आई एम सेइंग कि दोनों में, नॉट जस्ट दोनों में, इन सारी दवाइयों के मेंटल सिम्टम्स, थूजा का मेंटल स्टेट सबको पता है। थूजा का मेंटल स्टेट जिसमें फीलिंग ऑफ फ्रेजिलिटी है, द पेशेंट फील्स फ्रेजाइल, एंड वो फ्रेजिलिटी आपको लाइफ के ना उसके कई कई एरियाज में दिखेगी। सिर्फ एक पेशेंट ये नहीं कहता, थूजा का पेशेंट यूजुअली नहीं कहेगा कि, जो कि आपको क्लासिक रूब्रिक मिलेगा ना कि हाय मेरे तो पैर लकड़ जैसे हो रखे हैं, मेरे पैर ऐसे पत्थर जैसे हो रखे हैं, ये बहुत कम पेशेंट कहेंगे। ज्यादातर आपको मेंटल स्टेट पे आपको पेशेंट उसकी मेंटली वल्नरेबल दिखेगा। वो पेशेंट मेंटली वो फ्रेजाइल फील करता है पेशेंट, और उस फ्रेजिलिटी को छुपाने के लिए वो प्रोटेक्टिव हो जाता है, वो हाइड करता है अपनी प्रॉब्लम्स को, और बाहर से वो अपने आप को स्ट्रांग शो करने की कर सकता है, विच इज अ टिपिकल साइकोटिक ट्रेट। इंटरनल वीकनेस, इंटरनल फीलिंग ऑफ फ्रेजिलिटी को छुपाने के लिए बाहर से अपने आप को मजबूत शो करता है। दिस इज टिपिकल थूजा। सो आपको थूजा और नैट्रम सल्फ को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। मेडोराइनम, अगेन मेडोराइनम इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मेडोराइनम में देयर इज अ टेंडेंसी टू लाई, देयर इज अ टेंडेंसी टू डिसीव। मेडोराइनम का एस्थमा भी बहुत कॉमन, आसानी से समझ में आ जाता है। मेडोराइनम के एस्थमा में पेट के बल लेटने से आराम आता है। वेरी वेरी टिपिकल, वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। यस अनवल, बहुत अच्छा आप वो कह रहे हो कि स्किन इन्फेक्शंस भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। तो स्किन इन्फेक्शंस, जहां पे फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं, जो आपका सवाल है, उसमें अगेन बारिश के मौसम में बेसिलाइनम, ट्यूबरकुलाइनम एंड सार्सापिरुला बहुत ज्यादा काम में आती हैं। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि यही दवाइयां हैं, लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन स्पेशली रेनी वेदर में एग्रेवेट कर रही है तो यू कैन कंसिडर दीज रेमेडीज। इवन लाइकोपोडियम, जितनी भी ट्यूबरकुलर ग्रुप की दवाइयां हैं ना, वो ज्यादातर जो है रेनी वेदर में एग्रेवेट करती हैं, चाहे वो फिर ट्यूबरकुलाइनम हो, चाहे बेसिलिनम हो, चाहे कैलकेरिया फॉस हो, चाहे लाइकोपोडियम हो। दे आर ऑल ट्यूबरकुलर रेमेडीज। ज्यादातर ट्यूबरकुलर रेमेडीज जो होती हैं वो रेनी वेदर में एग्रेवेट करती हैं। अब इसके बाद हम बात करें, अगर देखो
फीवर दो तरह का फीवर देखने को मिलेगा आपको। एक फीवर जिसमें फीवर विद स्ट्रॉन्ग चिल हीट स्वेट वाली स्टेज मिल रही है आपको। दूसरा मोर लाइक अ सीजनल फ्लू, रिलेटिवली माइल्ड खांसी जुकाम के साथ हो रहा है। इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो, जहां पर फीवर के साथ स्टेजेस बहुत मार्क्ड है वहां पर इमीडिएटली ध्यान आना चाहिए आपको मलेरिया वाली सारी दवाइयां। रस्टॉक्स की मत सोचो। अगर स्टेजेस बहुत क्लियर हैं, ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है, 2 या 3 स्टेजेस क्लियर है, तो जो आपको दवाई सोचनी है वो है मलेरिया वाले ग्रुप की। मलेरिया वाला ग्रुप यानी आपको चाइना हो गया, चिनिन मार्स हो गया, चिनिन सल्फ हो गया, इपिकॉक हो गया, एरेनिया डायडेमा हो गया, इसके अलावा नाट्रम्यूर हो गया, आर्सेनिक हो गया और ओसिमम सैंक्टम। अब इनमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो, मैं बहुत लंबा चूंकि दिस इज अ शॉर्ट इंस्टा लाइव, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा के जाऊंगा। कभी आपको आपके घर वालों ने, बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, कभी बारिश के मौसम में कहा है कि तुलसी मुंह में रखा करो, या पानी में तुलसी के पत्ते डाल लो, या चाय बनाते हो बारिश के मौसम में तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल लो, या कभी मंदिर में देखा है कि जो आप चरणामृत जहां रखा होता है, पानी जो होता है उसमें भी तुलसी के पत्ते डालते हैं? क्यों डालते हैं? क्यों कहते हैं कि तुलसी खानी चाहिए आपको? तुलसी इज ओसिमम सैंक्टम एंड तुलसी इज अ वेरी गुड रेमेडी नॉट जस्ट फॉर वायरल अक्यूट इन्फेक्शंस बट ऑल्सो फॉर मलेरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, अब ओसिमम सैंक्टम को आप पहचानोगे कैसे? ओसिमम सैंक्टम का की नोट है, एक तो बिगिनिंग ऑफ फीवर में काम आती है, और सबसे इसका टिपिकल है कि जीभ जो होगी वो इसकी रेड होगी, लाल जीभ होगी, या तो पूरी जीभ लाल होगी या पेरिफेरी से लाल बहुत होगी और बीच में से थोड़ी सी व्हाइटिश कोटिंग हो सकती है, और उसके साथ साथ लिप्स भी रेड होंगे जस्ट लाइक सल्फर की तरह लिप्स भी रेड होंगे और चीक्स भी रेड होंगे। तो अगर किसी पे चीक्स रेड यूजुअली आपको याद आएंगे कैमोमिला और सिना में, लेकिन अगर चीक्स भी, लिप्स रेड याद आएंगे आपको सल्फर में, लेकिन अगर चीक्स भी रेड है, लिप्स भी रेड है और टंग भी रेड है, टंग रेड याद आएगी आपको एपिस में और इपिकॉक में। पर अगर ये तीनों एक साथ रेड हैं तो दवाई जो है वो ओसिमम सैंक्टम है। और ओसिमम सैंक्टम जितने भी मलेरियल फीवर्स हैं, वायरल फीवर्स हैं बारिश के मौसम में, उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। उसके अलावा दो जो दवाइयां जिनमें बहुत बोन पेन्स हैं, उनमें मैं डिफरेंशिएट करना आपको बताता हूं कैसे हम करेंगे, यूपिटोरियम पफ और एरेनिया डायडेमा। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? दोनों में ठंड लग के बुखार आता है, हड्डियों तक पेन होता है, कैसे आप दोनों में डिफरेंशिएट करोगे? डेंगू के लिए दोनों बहुत अच्छी दवाइयां हैं, मलेरिया के लिए भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं। दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज, एरेनिया में पीरियोडिसिटी ज्यादा मार्क्ड है यूपिटोरियम से, और यूपिटोरियम में, एरेनिया में क्या हड्डियों में भी ठंड लगती है, इतनी चिलीनेस है कि हड्डियों में भी ठंड लगती है। यूपिटोरियम में भी ठंड बहुत ज्यादा लगती है, शिवरिंग है बहुत ज्यादा, लेकिन जॉइंट पेन्स है। यूपिटोरियम में स्पेसिफिक फोकस है, जॉइंट्स पेन करते हैं सारे, और एरेनिया में वो नहीं है, हड्डियां दुखती हैं, पूरी की पूरी हड्डियां, पूरी बोन्स दुखती हैं, लेकिन यूपिटोरियम में स्पेसिफिकली जॉइंट्स दुखते हैं। इसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव? कौन सी दवाई अब आपको बताएं? इसके अलावा अमोनियम कार्ब आपको मिलेगी ऐसे ही पेशेंट्स में, एल्डरली पेशेंट्स में। अगर इस वेदर में, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, उसमें जो बुजुर्ग लोगों में अगर बुखार खांसी आ रहा है और साथ में ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन आता है, तो उसके लिए अमोनियम कार्ब इज अ वेरी गुड रेमेडी। दूसरी दवाई आएगी इपिकॉक, बिकॉज इपिकॉक में भी ऐसे ही दोनों वेदर में एग्रेवेशन है, रेनी वेदर में भी और स्पेशली विंटर्स में, एंड अगेन देयर इज ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन। एंड व्हाट एल्स? एंटिमटार्ट इज ऑल्सो अनदर रेमेडी विच इज देयर। अब एंटिमटार्ट और एपिकॉक, इनका डिफरेंशिएशन तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ लेते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। पर एंटिमटार्ट में हमेशा ध्यान रखना कि पेशेंट आपको डलनेस और ड्राउजीनेस बहुत मार्क्ड होगी, छाती में ऐसा लगेगा बहुत सारा कफ है लेकिन पेशेंट से वो निकाला नहीं जाता, पेशेंट यूजुअली थर्स्टलेस होता है, ड्राउजी होता है, डलनेस बहुत मार्क्ड होती है, एंड ऑफन खाने में उसे कुछ नहीं अच्छा लगता एक्सेप्ट फॉर सम फ्रूट्स, स्पेशली एप्पल्स। So ये and irritability is very marked in Entimtart compared to Ipecac.
सो ये हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाट्रियम म्यूर की अगर हम बात करें तो नाट्रियम म्यूर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नाट्रियम म्यूर में टेस्ट बिटर है, टंग मैप्ड है, पेशेंट थर्स्टी है और पर्सपिरेशन के बाद आराम है। चाइना और नाट्रियम म्यूर में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एक तो चाइना में प्रोस्ट्रेशन मार्क्ड है और दूसरा चाइना में भी टेस्ट बिटर होता है, नाट्रियम म्यूर में भी टेस्ट बिटर होता है, लेकिन चाइना की टंग येलो कोटेड होती है। नाट्रियम सल्फ की भी टंग जो होती है थिक येलो गोल्डन कोटिंग होती है उसमें, या कई बार ग्रेइश कोटिंग भी होती है नाट्रियम सल्फ में। सो ये आपको छोटी छोटी चीजें, मतलब उसको पेशेंट को जब आप देख रहे हो ना, बुखार का पेशेंट आ रहा है तो उसको बहुत ध्यान से एग्जामिन करो, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करो। उसकी पल्स भी चेक करो, उसको देखो पसीना किस पार्ट में आ रहा है बॉडी के, उसको ठंड किस वक्त लग रही है, बुखार किस वक्त लग रहा है, बुखार में उसको क्या खाने का मन कर रहा है। जैसे नाट्रियम म्यूर का पेशेंट उसको नमकीन चीज खाने का, सेवरी चीज खाने का मन करेगा। और पानी की प्यास कब लग रही है? थर्स्ट फीवर के दौरान है या चिल के दौरान है या चिल के बाद है, पर्सपिरेशन स्टेज में है। जैसे यूपेटोरियम में पेशेंट को चिल स्टेज में थर्स्ट है, लेकिन हर बार पानी पिएगा और उसको और ठंड लगती है। सो ये छोटी छोटी चीजें जब तक आप चेक नहीं करोगे तो डिफरेंशिएट नहीं करोगे ना जब तक दवाओं को, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम सही दवा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ऐसे ही अगर सिंपल वायरल फीवर है, आप रस्टॉक्स देते हो, पेशेंट भीग गया, रस्टॉक्स दे दिया। अरे पेशेंट भीग गया, उसको रस्टॉक्स ऐसे मत दो। क्या उसको रस्टॉक्स के सिम्टम्स आ रहे हैं? अब रस्टॉक्स के सिम्टम्स क्या हैं? रस्टॉक्स के सिम्टम ये है कि पेशेंट को बॉडी एक मसल पेन होगा, जॉइंट पेन से ज्यादा मसल पेन होगा, और वो मसल पेन में उसको आराम कैसे आएगा? स्ट्रेचिंग से, शरीर अकड़ाने से, ऐसे करने से उसको आराम आएगा। साथ में पैर पटकेगा पेशेंट बुखार में, रेस्टलेस हो जाएगा, फिजिकली रेस्टलेस हो जाएगा। तो वो पेशेंट अगर जब तक ये सिम्टम्स नहीं है तब तक वो पेशेंट रस्टॉक्स का नहीं है। बारिश में भीग गया, दवाई रस्टॉक्स दे दी, नहीं, दैट्स नॉट द वे टू ट्रीट। बारिश में भीग गया, रस्टॉक्स के सिम्टम्स दे रहा है तो रस्टॉक्स का पेशेंट है, नहीं तो रस्टॉक्स का पेशेंट नहीं है। पेशेंट कोल्ड डैम्प वेदर है बाहर तो वो डलका मारा का पेशेंट नहीं हो जाता। हर पेशेंट जो कोल्ड डैम्प वेदर में जिसको जुकाम खांसी हो रहा है वो डलका मारा का पेशेंट नहीं है। डलका मारा का पेशेंट तब है, कब है डलका मारा का पेशेंट? डलका मारा बोरिंग उठा के पढ़ना, डलका मारा में लिखा हुआ है एवरी कोल्ड सेटल्स इन आइस। तो जब तक उस पेशेंट की आंख में पानी और आंख में गीड़ नहीं आ रही, वो पहले शुरुआती फर्स्ट स्टेज में खूब पानी आएगा नाक से और आंख से, और इमीडिएटली विद इन सेकेंड एंड थर्ड डे उसकी आंख में से पुरलेंट डिस्चार्ज आने लगता है, तब वो डलका मारा का पेशेंट है। अगर वो नहीं है तो वो डलका मारा का पेशेंट नहीं है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर कि हम ऐसे नहीं ट्रीट करें कि बारिश में भीग गया तो रस्टॉक्स है, कोल्ड डैम्प है तो डलका मारा दे दी, वार्म सल्ट्री है तो नाट्रियम सल्फ दे दी। आपको पता है वार्म सल्ट्री वेदर में माइंड में भी एग्रेवेशन दिया हुआ है, एंड द ओनली मेडिसिन दैट इज गिवन देयर इज सीपिया। सो ऐसा नहीं कि वार्म सल्ट्री वेदर में सिर्फ नाट्रियम सल्फ इज देयर, सीपिया में भी उतना ही एग्रेवेशन है वार्म सल्ट्री वेदर में, लेकिन सीपिया इज अ चिली रेमेडी, तो सीपिया इन जनरल कोल्ड से ज्यादा अफेक्ट होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और हम कैसे क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? गैस्ट्रिक सिम्टम्स जहां पे भी आते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग बहुत कॉमन होता है, फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन होती है, तो उसके लिए आर्सेनिक एल्ब, वेरिट्रम एल्ब चीफ मेडिसिन हैं जो कि ज्यादा काम में आती हैं। क्यूप्रम मेड भी काम में आती है जहां पर बहुत ज्यादा डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है, उसके साथ जर्क्स आ रहे हैं, मस्कुलर स्पाज्म आ रहे हैं, बाइटे आ रहे हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं। इस वेदर में कॉलेरा लाइक आर्सेनिक जैसा अगर डायरिया हो रहा है और साथ में क्रैम्प्स आ रहे हैं बॉडी में, तो यूजुअली दवाई इज क्यूप्रम मेड, नॉट आर्सेनिक एल्ब। ठीक है, वेरिट्रम एल्ब आसान है बहुत डिफरेंशिएट करना। आर्सेनिक एल्ब से वेरिट्रम एल्ब में ठंडा पसीना और ठंडे पानी की प्यास दोनों बहुत मार्क्ड है। आर्सेनिक एल्ब में जो है गर्म चीज अच्छी लगती है, गर्म पानी, गर्म चाय वो अच्छा लगता है। वेरिट्रम एल्ब में ठंडे पानी की प्यास है, ठंडा पसीना आता है और फ्रस्ट्रेशन दोनों में बहुत मार्क्ड है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, ये बेसिक की नोट्स हैं, एलन वाले की नोट्स हैं, पर उनको भी अगर आप ढंग से याद कर लो ना, तो चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो,
हर केस अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन सही है ना तो यूं ठीक होता है एक्यूट केस। और सबसे ज्यादा बच्चे परेशान इसीलिए होते हैं कि सर एक्यूट नहीं ठीक होते, खांसी जुकाम ठीक नहीं होता, बुखार नहीं ठीक होता, क्या करें सर, यही नहीं ठीक होता तो बड़ी बीमारी कैसे ठीक करें, माइस्थीनिया कैसे ठीक करें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैसे ठीक करें, थायराइड कैसे ठीक करें, ऑटोइम्यून डिजीजेस कैसे ठीक करें। अरे ये ठीक इसलिए नहीं होता क्योंकि आप डिलिजेंट नहीं हो अपनी केस टेकिंग में, मटी रेमेडी का पढ़ते नहीं हो, मतलब बहुत सुपरफिशियली पढ़ी जाती है, उसको याद ऐसे मतलब कुछ की नोट्स याद रखे जाते हैं, पर वो मटीरियल मेडिका की भी प्रॉब्लम से ज्यादा ना केस टेकिंग की प्रॉब्लम होती है कि आप उसको उतने अच्छे से केस नहीं लेते, उतना डिलीजेंटली उतना फाइनली केस नहीं लेते हो जितना अक्यूट में जरूरी होता है। और दूसरी चीज जो गलती अक्सर यंग होम्योपैथ्स करते हैं, अक्यूट के सिम्टम्स और क्रॉनिक के सिम्टम्स को मिक्स कर देते हैं। नेवर मिक्स योर अक्यूट सिम्टम्स एंड क्रॉनिक सिम्टम्स। उस पेशेंट को, वो तुम्हारा नैट्रोम्यूर का पेशेंट है, तुमको पता है वो नैट्रोम्यूर का पेशेंट है, उसे नैट्रोम्यूर से तुमने ट्रीट किया है, अरे पर अभी आज की तारीख में क्या वो नैट्रोम्यूर के सिम्टम्स दे रहा है क्या? वो कैल्केरिया काफ का पेशेंट है जिसे तुम ट्रीट कर रहे हो, पर आज कैल्केरिया काफ का सिम्टम दे रहा है या एंटिमटैट का सिम्टम दे रहा है, वो तो देखो ना। नेवर मिक्स। उसकी क्रॉनिक फूड डिजायर्स एंड अवर्जन्स नहीं देखनी होती है कभी भी अक्यूट में। अक्यूट में जब आपके पास बच्चा लेके आ रहा है, बच्चा आ रहा है कोई, या माँ बच्चे को लेके आ रही है, तो उससे पूछो कि जब से इसको बुखार हुआ है तब से क्या खाने के लिए मांगा है इसने, तब से क्या खाने के लिए मांगा है उसने। ये मत पूछो उसको खाने के लिए क्या अच्छा लगता है, अगर ये सवाल पूछा तो गलत सवाल है। बच्चा बुखार में है तो उससे की मां से ये पूछो कि जब से बुखार हुआ है इसको तब से इसने क्या खाने के लिए मांगा, या आपने क्या चीज इसको दी जो ये खुश होके खा गया, या क्या चीज ये खाने के लिए मना कर रहा है। तब आपको उस अक्यूट स्टेज में क्या फूड की डिजायर और अवर्जन है वो क्लियर होगी। ये मत पूछो पानी की प्यास कैसी लगती है, ये पूछो कि जब से बुखार आया है तब से पानी कितना पी रहा है। तो ये छोटी छोटी जब तक करेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना तब तक सही आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एंड फिर आप रिपर्टरी में किसी में भी डाल लो, गार्बेज इन गार्बेज आउट का प्रिंसिपल लगता है। आप रिपर्टरी में गलत सिम्टम्स डालोगे, गलत दवाई निकाल के देगी, उसमें रिपर्टरी का कोई दोष नहीं होता। ठीक है, सो ये और क्या बता सकता हूं आपको, हमारा टाइम तो बहुत अप हो गया, ऑलरेडी 15 मिनट ऊपर हो गए, हमने सिर्फ 20 मिनट का प्लान किया था। अब मुझे जल्दी से बताओ, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मैं 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा लंबा हमने इंस्टा प्लान नहीं किया था। और दूसरा, मुझे आप ये भी कमेंट करके बताओ कि ये अभी तक जो आपने सीखा मेरे से वो आपको कैसा लगा, क्या आपके काम का है, और आगे क्या पढ़ना चाहोगे मेरे से। कभी और लंबा इंस्टा लाइव रख सकते हैं जिसमें और बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू मी टू टेक केयर ऑफ, क्या पढ़ना चाहोगे मेरे से, कैसा लगा जल्दी से बता दो, और कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो। 5 मिनट में वील माइंड इट। केस टेकिंग जरूर पढ़ाऊंगा, आई टेक अ लॉन्ग वन, घंटे 2 घंटे का कभी इंस्टा लाइव लूंगा। ये लाइव में सेव कर लूंगा ताकि आप इसको बाद देख सकें। ऑलराइट, आई ट्राई टू सेव इट। व्हाट एल्स? केस टेकिंग गुरप्रीत जरूर पढ़ाऊंगा। केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली। ओके, एवरीबडी वांट्स टू स्टडी केस टेकिंग। केस टेकिंग, दीपाली आल्सो वांट्स टू स्टडी केस टेकिंग। ओके, केस टेकिंग इन acutes. Periodicity of anemia, citrone in fever, LM potency. ओके, चलो अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा। रिपर्टरी तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया हिमांगी, रिपर्टरी में क्या पढ़ाएं? LM पोटेंसी पढ़ा दूंगा मैं आपको किसी दिन। कफ रेमेडीज एंड स्किन केसेस जस्ट ऑन प्रेजेंट रेमेडी डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसी दिन लेंगे। मेंटल इलनेस मैनेजमेंट, ओके, मेंटल हेल्थ पे हम एक दिन जरूर लेंगे आपके लिए। इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू मी। स्किन डिजीजेस इन होम्योपैथी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। All right. What else?
एनीथिंग एल्स? रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन होम्योपैथी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पीडियाट्रिक केस टेकिंग जरूर पढ़ाऊंगा मैं। फारी में आई एम एमडी पीडियाट्रिक्स, और मेरी बहुत बड़ी प्रैक्टिस का हिस्सा जो है वो पीडियाट्रिक्स ही है। बहुत सारे पीडियाट्रिक केसेस देखता हूँ, तो पीडियाट्रिक केस टेकिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि जब 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का बच्चा आता है तो उसका केस कैसे लेंगे। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। हम एक्चुअली 20 मिनट ऊपर चले गए हैं। पढ़ाने पढ़ाते मुझे पता नहीं चला, क्योंकि पढ़ाने में इतना मजा आता है और इतना सारा कुछ होता है पढ़ाने को। तो आज और क्वेश्चंस नहीं लेंगे हम, बिकॉज द टाइम इज शॉर्ट। लेकिन आपको ये जो आपने टॉपिक्स मैसेज किए हैं, ये सारे टॉपिक्स हम जरूर धीरे धीरे कवर करेंगे, प्रॉमिस। ठीक है कि अच्छा, दूसरी चीज आपसे ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मास्टर होम्योपैथी एकेडमी नहीं ज्वाइन करी है, जहां हम ये सब सिखा रहे हैं और फ्री के कोर्सेज बहुत सारे लेके आ रहे हैं, तो फटाफट मास्टर होम्योपैथी एकेडमी ज्वाइन करिए। academy.drbhatia.com इज द वेबसाइट। academy.drbhatia.com is the website. Make sure you join the academy as soon as possible for a lot of free courses. और दूसरी चीज, अगर आपको ऑर्गेनन पढ़नी है जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे पढ़नी है, तो यू कैन गेट माई बुक्स फ्रॉम Amazon or Flipkart. It's in 3 volumes, Lectures on Organon of Medicine, volume 1, 2, 3, and I'm sure you are going to enjoy that also. कि ऑर्गेनन प्रैक्टिकली कैसे पढ़ते हैं, इजी लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं, केस एग्जांपल्स के साथ कैसे पढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि जब हम क्लिनिकली भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसको ऑर्गेनन से रिलेट करके पढ़ाते हैं। सो दिस इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ आज ये नॉलेज शेयर करके, और उम्मीद करता हूं हम जल्दी फिर से मिलेंगे। मेक श्योर कि हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना और इंटरेक्ट और उसमें एंगेज रहना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। बाय, हैव अ गुड डे।